हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर नया चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। वैसे ये चैप्टर 4 नंबर का हुआ करता था, मतलब 2000 इससे पहले मतलब 2021 के एग्जाम से पहले तो ये 4 नंबर का पेपर 4 नंबर का चैप्टर था। बट आज कोविड की सिचुएशन को देखते हुए 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए ये दोनों चैप्टर, एक तो बायोमॉलिक्यूल एंड केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये दोनों पूरी तरह से हटा दिए गए। बहुत खुशी की बात है आप लोगों के लिए जो इस साल एग्जाम देंगे। लेकिन अच्छा, और भी कुछ चैप्टर्स हैं, आप लोगों को ये देख लेना चाहिए, गूगल करो, जिसमें आप लोगों को जितना भी सिलेबस बोर्ड के लिए नहीं पूछा जाएगा वो आइडेंटिफाइड कर लेना चाहिए। बोर्ड की तैयारी के लिए उस समय उन पॉइंट्स को ही पढ़ना है जो हम लोगों के सिलेबस में है। इस चैप्टर को मेन में तो पूछा जा सकता है, इस मेन में क्या होगा वो मैं थोड़ी ना कह सकता हूं, बट इससे पहले मेंस में क्या हुआ है उनमें मैं बता देता हूं कि जितने भी मेंस के एग्जाम इससे पहले हुए हैं, पिछले 3 साल के लिए तो बोलूं, उससे पहले तो ये चैप्टर बिल्कुल पूछा ही नहीं जाता था, नेग्लिजिबल। कोई 4-5 साल में एक बार क्वेश्चन आ जाता था। 4-5 साल भी मुझे बोल गया, कम बोल गया, उससे तो कई बार 5-5, 6-6 साल में एक आध क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन पिछले 2-3 सालों में इस चैप्टर का एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। मेन में इतने सारे पेपर होते हैं, अगर एक मेन में ये पेपर आया है तो मान लीजिए दूसरे तीसरे मेन के पेपर में भी इसके आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। थोड़ा सा पेपर को बैलेंस करने के लिए वो इस तरह की स्ट्रक्चर, इस तरह के कॉन्सेप्ट, इस तरह के एग्जाम्पल्स इसमें डालते हैं कि इस चैप्टर को कवर करें। तो ये चैप्टर है तो बड़ा इंपॉर्टेंट। हाँ, इस चैप्टर को पढ़ने में बोरियत बड़ी महसूस होती है। बोर्ड में तो चलो ठीक है, बच्चा एक बार पढ़ लेता है मुश्किल से, रोते धोते। लेकिन अच्छा, नीट की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, बायो वाले स्टूडेंट है, वो तो इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं क्योंकि उनकी तो आदत है, वो तो पढ़ ही लेंगे। फिर भी जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, जनरली उन स्टूडेंट्स को इस चैप्टर को पढ़ने में रोना आता है। क्यों? क्योंकि लर्न करने का बहुत कुछ है इसमें। लर्न करने का सारा क्लासिफिकेशन है, सब एक स्ट्रक्चर्स हैं और कंपाउंड्स के नेम हैं, इतने सारे ड्रग्स के नेम हैं, तो वो पढ़ने में बड़ा मुश्किल होती है स्टूडेंट्स को। उसी मुश्किल को आसान करने की कोशिश करूँगा। हालांकि मैंने भी इस चैप्टर को नीट के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग तो नहीं बनाया है, ये केवल जेई के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। नीट वाले स्टूडेंट तो हो सकता है मुझ में ही कमी निकाल दे कि सर आपने क्या पढ़ा दिया, बहुत कम पढ़ा है, पर मैं यहाँ समराइज्ड करके पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के दिमाग में रह सके। अब इस चैप्टर की बात करें कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। जैसा नाम से आप लोगों को इंडिकेट हो रहा है कि एवरीडे लाइफ, हम लोगों की जो रोजमर्रा वाली जो जिंदगी है उसमें केमिस्ट्री का यूज़ कहाँ है, कितना है, हमारी लाइफ में केमिस्ट्री का यूज कितना आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, उसको हम लोग थोड़ा समझें। पॉलीमर्स आप लोगों ने पढ़ा, वो भी केमिस्ट्री का यूज है। हम लोग कितना यूज करते हैं, कपड़े पहनते हैं, हाँ, और कितने सारे पॉलीमर्स मैंने आप लोगों को बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज करते हैं पॉलीमर्स का, वो भी हमारी डेली लाइफ का ही पार्ट है। वो इस चैप्टर में कवर नहीं कर रहे हैं, उसको तुम लोगों ने पॉलीमर में कवर कर लिया। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनको हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया। यहां कुछ पोर्शन को कवर करने की कोशिश की गई है। इस चैप्टर में मेनली 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होगा इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स एंड कीमोथेरेपी, जो ड्रग्स से रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है, एक सेक्शन मेडिसिन से रिलेटेड होगा। ये समझ लेना, मैं इसको क्लासिफाई करके बता रहा हूं क्योंकि इस तरह का क्लासिफिकेशन अगर दिमाग में बैठा हो स्टार्टिंग में ही, और ये क्लासिफिकेशन को अच्छी तरह से 5-10 मिनट देखो, बहुत सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि ये क्लासिफाई आपने पढ़ा ही नहीं है, डायरेक्ट आप बस उठाते हो, बुक पढ़ते जाते हो, 5 पेज पढ़ते हो, फिर हटाओ, नहीं समझ में आ रही। तो इस तरीके से पढ़ोगे तो नहीं होगा। थोड़ा क्लासिफाई को थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ 3 पार्ट्स हैं इस चैप्टर में जो मेनली लिए गए हैं। एक पार्ट तो ड्रग्स के बारे में बताता है, एक पार्ट है केमिकल इन फूड में, खाने में हम लोग किस तरीके से केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। जनरली केमिकल्स का दिमाग में यही आता है कि यार केमिकल जो हार्मफुल केमिकल है, इससे ये बहुत तरह के रोग होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो यूजफुल केमिकल है उन्हीं की बात करेंगे हम लोग।
हार्मफुल केमिकल काहे को पढ़ेंगे कि ये खाने से और ये रोग हो जाता है, ये खाने से ये डिजीज होती है, तो हमको ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, उनकी बात नहीं करेंगे। थर्ड पढ़ेंगे क्लींजिंग एजेंट, जो साफ करने वाले एजेंट हैं, डिटर्जेंट है, सोप है, वो क्या है, उनका कंपोजिशन क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स एंड कीमोथेरेपी। पढ़ा दूंगा, थोड़ा थोड़ा बोलता जाता हूं जिससे तुम्हारे दिमाग में घुसता जाए। ड्रग्स मतलब थोड़ा मेडिसिन के बारे में मान लो, वैसे बताऊंगा मैं ड्रग्स की डेफिनेशन क्या है, मेडिसिन क्या होती है, कीमोथेरेपी क्या होती है। कीमोथेरेपी अगर बोला जाता है तो दिमाग में एक ही चीज आती है, अरे यार कीमोथेरेपी वो थेरेपी जो कैंसर के पेशेंट्स को दी जाती है। हाँ, लेकिन केवल वही थेरेपी कीमोथेरेपी नहीं है। आप कई बार सेरिडोन खा लेते हो सिर दर्द में, या कोई और भी हम लोग पैरासीटामोल वगैरह का यूज करते हैं, ये सारे भी कीमोथेरेपी के ही पार्ट है। मतलब वो डिजीज को, किसी भी तरह की छोटी मोटी डिजीज को कम करने के लिए, मिटाने के लिए, सही करने के लिए जिस भी तरह के आप लोग मेडिसिन का यूज करते हैं वो सारी कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी मतलब केमिकल्स से जो थेरेपी की जाती है वो कीमोथेरेपी। नेक्स्ट, इसके जो पार्ट्स हैं वो कई पार्ट्स हैं जो कि हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। एनसीईआरटी से बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं। एनसीईआरटी में जितने नेम्स दिए हुए हैं, अच्छा एक और चीज स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि इतनी सारी स्ट्रक्चर्स है सर इस चैप्टर में। एक बच्चे ने फोन किया कि सर मैंने काउंट किया, इसके अंदर 40 से भी ज्यादा स्ट्रक्चर्स है। मैंने काउंट नहीं किया, हालांकि उसने काउंट करके बताया सर 40 से भी ज्यादा स्ट्रक्चर्स मैं कैसे लर्न करूंगा। तो मेरी बात सुन लेना, एनसीईआरटी में वैसे बोर्ड के बारे में तो जो लिखा हुआ है, बोर्ड के लिए तो लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर्स लर्न नहीं करनी है, आपको तो कुछ भी लर्न नहीं करना है। लेकिन मैं पिछले साल तक जो हुआ करता था वो बता रहा हूं कि स्ट्रक्चर्स लर्न नहीं करनी होती थी बोर्ड के लिए तो, बट मेन में तो स्ट्रक्चर पूछी जाने लगी है 2-3 साल से, तो हमें स्ट्रक्चर पढ़नी पड़ेगी। लेकिन स्ट्रक्चर से ये तो लीस्ट प्रायोरिटी वाली है, स्ट्रक्चर सबसे एंड में पढ़नी है आप लोगों को, बीच बीच में आएगी, हम लोग पढ़ेंगे भी, लेकिन इस पर आपका ध्यान कम से कम होना चाहिए अभी कि स्ट्रक्चर पूरी की पूरी याद हो। वो तो वो वाली सिचुएशन है कि हमें पूरा चैप्टर एज इट इज बिल्कुल रटा हुआ है। मैं फिर बोलूंगा रटा हुआ है, ये रटने का चैप्टर है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ड्रग्स का या इनका क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए, उनके फंक्शंस याद होने चाहिए, उनके एग्जाम्पल्स के नेम याद होने चाहिए। उसके बाद में है स्ट्रक्चर्स, तो उनके एग्जाम्पल्स के नेम याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी स्ट्रक्चर से भी। ठीक है, तो फर्स्ट है एंटासिड। अगर मैं डेफिनेशन यहीं बता दूंगा तो आगे क्या बताऊंगा, फिर भी मैं बार बार बोलूंगा जिससे तुम्हारे भेजे में घुसे। एंटा एसिड, एसिड का एंटा मतलब एंटी, पेट में एसिडिटी हो जाती है तो उसको खत्म करने वाला एंटा एसिड। ठीक है, एंटीहिस्टामिन जिसे एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं। कई बार एलर्जी हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, जुकाम लग जाती है, नाक बंद हो जाते हैं, है ना, तो उस एलर्जी को दूर करने के लिए, या और भी कई तरह की एलर्जी है, उसको दूर करने के लिए एंटाहिस्टामिन नाम का कोई एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है। एंटा एसिड भी ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, ग्रुप ऑफ ड्रग्स। थर्ड लेंगे न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स, जो हमारे ब्रेन पे, न्यूरॉन्स पे इफेक्ट करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऐसी ड्रग्स। इसके दो पार्ट है, एंड न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स, एंटासिड एंड एंटी एलर्जिक एंड न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स। एक मिनट, मोबाइल परेशान कर रहा है। हाँ, तो मैं कह रहा था न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी की बात चल रही थी कि जो न्यूरॉन्स या हमारे ब्रेन के जो सिस्टम्स हैं उन पर इफेक्ट डालते हैं ऐसे ड्रग्स न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स कहलाती हैं। ये भी दो तरह की हैं, ट्रांसक्यूलाइजर्स एंड एनाल्जेसिक। ट्रांसक्यूलाइजर्स एंड एनाल्जेसिक। ट्रांसक्यूलाइजर्स का तो यूज क्या है, जैसे एंटी डिप्रेशन वाली जो मेडिसिन हैं, जैसे मान लीजिए मेंटल प्रेशर होता है, किसी में इरिटेशन होता है, इस तरह की जो मेंटली फंक्शन से रिलेटेड जो डिजीज हैं उनके लिए यूज किए जाते हैं ट्रांसक्यूलाइजर्स। ये भी कई तरह के हैं, हिप्नोटिक, नॉन हिप्नोटिक, एंटी डिप्रेसेंट और भी हैं, केवल मैंने तो यही लिए हैं। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जो कि पेन को रिड्यूस कर सके,
पेन किलर बोल सकते हैं जिन्हें हम लोग। दोनों के दोनों है तो न्यूरॉन से रिलेटेड ही, न्यूरो फंक्शन से रिलेटेड ही है। ट्रांसक्युलाइजर मेनली यूज किया जाता है वहां, छोड़ो इसे पढ़ना है अभी तो, मैं तो पूरा डिटेल में बताने लगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा दिया, बताना था बस कि जैसे डिप्रेशन हो तो उस तरह की जो मेडिसिन यूज की जाती है वो ट्रांसक्युलाइजर्स कहलाती है ना। और एनाल्जेसिक मतलब कहीं पे तकलीफ हो, दर्द हो और उस दर्द को कम करना हो तो यूज किए जाते हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक भी दो तरह के हैं, नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक। नार्कोटिक मतलब जिनका एडिक्शन हो जाता है वैसी ड्रग्स, नॉन नार्कोटिक मतलब जिनका एडिक्शन नहीं होता है, नॉन एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं। क्लियर है? न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स याद रखिएगा, ट्रांसक्युलाइजर्स है, एनाल्जेसिक है। ट्रांसक्युलाइजर हिप्नोटिक, नॉन हिप्नोटिक एंड एंटी डिप्रेसेंट, ये मेनली तीन बताइए, और भी होती हैं। एनाल्जेसिक दो तरह की, नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक। क्लियर है? इनको मैं दो तीन तीन बार जब तुम पढ़ोगे एक बार, मतलब ऐसा दो तीन बार, एक बार नहीं, दो तीन बार जब आप इसको पढ़ोगे तो उसके बाद में एक बार अब चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करना, फिर सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। और क्लियर होने के बाद में एनालिसिस जो है इसको और अच्छे ढंग से बनाने की कोशिश करना, खुद आप अपने हिसाब से मेहनत करोगे तो उसका फल ज्यादा अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट है इसी में एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट करती है। मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या उन पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से इफेक्ट करती है, वो एंटी माइक्रोबायल ड्रग्स कहलाती हैं। एंटी माइक्रोबायल ड्रग्स भी कई तरह की हैं, जिनमें से मैंने 4 ही लिखी हैं। एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट एंड एंटी मलेरियल ड्रग। थोड़ा सा इनका यूज डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों ने कभी किया होगा। एंटीबायोटिक तो क्या है, हम लोग अंदर लेते हैं, बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से या उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके अटैक से कोई डिजीज प्रोड्यूस हुई है तो उनके लिए ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करेंगे या उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए जो भी केमिकल होंगे उन पर इफेक्ट करेंगे, उनके फंक्शन पर इफेक्ट करेंगे। एंटीसेप्टिक, ऊपर चोट लग गई, एंटीसेप्टिक क्रीम, बोरोलिन, समझ गए? चोट जो कि चोट लग जाती है तो समझ रहे होंगे, तो एंटीसेप्टिक का यूज किया जाता है ऊपर की चोट वगैरह पे, जहां से इन्फेक्शन ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ना हो। नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट में जैसे वो लाइजोल आता है ना, लाइजोल का पोंछा लगाओ फर्श पे से सारे के सारे कीटाणुओं को खत्म कर देता है वो। और एंटी मलेरियल ड्रग का मतलब क्विनोन तो आजकल खूब सुन रहे होंगे, ट्रंप ने इंडिया को बोला था वो कौन सी क्विनोनिन हमको चाहिए, तो नहीं तो हम लोग ये कर देंगे और वो कर देंगे, याद करो। तो वो ही ड्रग जो कि मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम से होता है उन पर इफेक्ट डालता है, उनके इफेक्ट्स उनके जो केमिकल्स हैं उनको रिड्यूस करेगा या उनका फंक्शन खत्म कर देगा। नेक्स्ट है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स वुमेन में प्रेगनेंसी को रोकने वाली ड्रग्स हैं जो कि बर्थ कंट्रोल के लिए यूजफुल होती है। तो ये तो ड्रग्स के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट है केमिकल्स के बारे में बात करेंगे जो कि फूड में यूज किए जाते हैं। यहां हम लोग केवल 3 तरह के फूड केमिकल्स की बात कर रहे हैं। पहला है फूड प्रिजर्वेटिव्स, जो भोजन को या खाने वाली कोई भी चीज है उसको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है और उसे हम लोग खा भी सकते हैं। जैसे कल परसों मैंने वो बाबा रामदेव का आंवले का वो जूस होता है ना, आंवला का रस, नाम भूल गया उसका मैं, तो उसको देखा, उसमें लिखा हुआ था प्योर, लेकिन प्योर के बाद भी लिखा हुआ था कि है ना इसमें प्रिजर्वेशन के लिए जो यूज़ किया जाता है बेंजोएट यूज़ किया जाता है, तो बेंजोएट का भी कुछ परसेंटेज था जो कि प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करेंगे। अब आंवले का रस को आप ऐसे ही रख दो निकाल के कि प्योर है, कितने दिन तक सुरक्षित रह पाएगा, खराब हो जाएगा। तो ऐसे जो फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती हैं, वो फूड प्रिजर्वेटिव्स कहलाती हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट मतलब ऐसे केमिकल्स जो कि मीठे होते हैं, शुगर की जगह उसका यूज किया जा सकता है। शुगर थोड़ा नुकसान करती है, वो कम नुकसान करेंगे, मीठे तो होते हैं अच्छे खासे। एंटीऑक्सीडेंट,
एंटीऑक्सीडेंट ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी प्रेजेंस में फूड पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी से डेवलप नहीं होते, तो वो हो गए एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट है क्लीजिंग एजेंट, क्लिनजिंग एजेंट्स। क्लिनजिंग जो साफ सफाई में एजेंट्स यूज करते हैं, दो तरह के हैं, सोप या डिटर्जेंट। तो सोप तो हम लोग पढ़ेंगे, केमिकल कंपोजिशन, फैटी एसिड्स के सोप बनते हैं। और डिटर्जेंट में 3 तरह के हैं, एनायोनिक, कैटायोनिक एंड नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। ये मैंने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है, ये तो शुरुआत की है, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाए। इसे लिखो जल्दी से और एक बार वापस इसको वापस पढ़ते हुए, एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए उस पिक्चर को क्लियर करो। फिर हम लोग इन्हीं पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस हम लोग अब जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि एंटासिड क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है, बस, और कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, यही पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर तो बाद में देख लेना, स्ट्रक्चर तो मैं बनाने की कोशिश तो करूंगा, देख देख के बनाऊंगा स्ट्रक्चर्स तो मैं, लेकिन फिर भी इन एंटासिड्स या फिर इन सभी के फंक्शंस क्या है, क्या काम करते हैं, और कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इनकी फॉर्म में यूज किए जाते हैं, कौन सी ऐसी ड्रग्स है या कौन से प्रिजर्वेटिव्स हैं। ठीक है, तो इसे लिख लो, अच्छी तरह से पढ़ लो, 2 बार 3 बार पढ़ लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। आगे पॉइंट पे बढ़ता हूं। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स एंड कीमोथेरेपी। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, तुम लोग इसे अपनी जो डेली लाइफ है उससे जोड़ के देखना। फर्स्ट है ड्रग। ड्रग्स क्या है, थ्योरी तो पढ़ लो इसमें। ड्रग्स बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, देखो पहले पढ़ा देता हूं फिर समझाऊंगा। ड्रग्स आर लो मॉलिक्यूलर मास केमिकल which interact with macromolecule targets and produce a biological response। ये तो आपने भी पढ़ लिया, कोई खास बात नहीं, आपको लिखना भी है। कोई भी ऐसा केमिकल जो कि इसका मॉलिक्यूलर, जनरली इनका मॉलिक्यूलर मास कम ही होता है, 100 to 500 ही होता है, तो ये कंबाइन होती है किसी मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ में, इंटरैक्ट करती है, कंबाइन हो या किसी भी तरह से इंटरैक्ट करती है मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ में, एंजाइम्स के साथ में, किसी प्रोटीन के साथ में, और किसी भी तरह का बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, अच्छा या बुरा, वो सारी ड्रग है। किसी दवा को किसी केमिकल को लेने से आप लोगों की जो पेन है वो मिट जाता है, तो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स हुआ ना, हाँ वो पेन मिट गया, सही हो गया, तो क्या है, ड्रग। किसी ड्रग को लेने से नशा आ जाता है, झूमने, किसी केमिकल से झूमने लगे, वो भी बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स है, वो भी ड्रग है। ड्रग्स नेम लेते ही तो दिमाग में खराब हो जाते हैं, बच्चे बोलते हैं अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, पेरेंट्स अगर देख लेंगे तो ये क्या पढ़ा रहे हैं, ड्रग्स, ये टीचर हैं कि क्या है ना, मतलब, तो हर पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा। तो ड्रग्स का मतलब केवल वही नहीं है जो इंजेक्शन से ली जाती है, वो उसी की बात नहीं कर रहा मैंने नहीं लिया और आप लोगों को भी नहीं लेना है। ये एक अब क्या बताऊं, ये भारत को, इंडिया को खोखला कर देगी अगर ये इसे न रोका गया, और इसे रोकेगा कौन, आप लोगों की जो इच्छा शक्ति है वही रोकेगी, क्योंकि आपकी एज में जो इस तरह की जो नशे की जो लत है ना, उसकी तरफ लोग बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि पहले तो मुझे याद है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरा जहाँ पालन पोषण हुआ है उस तरफ तो इस तरह का माहौल था कि इन चीज़ों से दूर रहना नहीं है, इन चीज़ों से घृणा करना। हम लोग आज भी नशे से, शराब से और भी कई चीज़ों से घृणा करते हैं कि ये तो तुच्छ लोगों का काम है। तो ये चीज़ जो है वो आगे बढ़ती है, लेकिन आज जिस तरीके से युवा पीढ़ी जो है बिल्कुल, मतलब सोचना समझना थोड़ा कम हो गया है, पता नहीं, मुझे लगता फील होता है, मैं तो बता रहा हूँ आप लोगों को कि ड्रग्स की तरफ कुछ स्टेट्स में ड्रग्स का काम बहुत ज़्यादा होता है। कॉलेजेस के अंदर, अब आप NITs में जाओगे, NITs में भी इस तरह का बहुत नशे चलते हैं, लोग नशा करने लगे हैं, है तो बेकार ही। चलो मैं अपनी भावनाओं को थोड़ा सा काबू में करता हूँ और आगे बात करते हैं। तो ड्रग्स का मतलब ऐसा कोई भी केमिकल जो कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है और वो बॉडी में कोई ना कोई मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ में, किसी ना किसी एंजाइम के साथ में या किसी और मॉलिक्यूल्स के साथ में कंबाइन होता है, उनके टारगेट पे हिट करता है और कोई बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ठीक है, तो वो ड्रग्स है। नेक्स्ट है मेडिसिन्स।
मेडिसिन पहले पढ़ लेते हैं। मेडिसिन आर केमिकल्स दैट आर यूजफुल इन डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। कोई भी ऐसा केमिकल जो कि यूजफुल हो, किसके लिए? किसी डिजीज के को सही करने में, या उसका आइडेंटिफिकेशन करने में, या उसे रोकने में। किसी भी तरीके से किसी भी डिजीज के लिए फायदेमंद हो कि ऐसा केमिकल लेने से उस डिजीज के बारे में पता पड़ा कि हाँ यार ये डिजीज इस तरीके से है, अब हमें पता पड़ा ऐसे ये सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे थे, या फिर उसे रोक दिया गया या बिल्कुल खत्म कर दिया गया, तो ऐसा केमिकल जो होगा वो मेडिसिन कहलाएगा। तो मेडिसिन और ड्रग्स में क्या अंतर है? तो ये तो यूजफुल केमिकल्स हैं, ऐसा नहीं है, वो तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। ड्रग्स तो अगर ज्यादा अमाउंट में ले लिया जाए तो पॉइजन ही है। सांप ने अगर काट लिया तो उसने जो जहर, जो पॉइजन हम लोगों की बॉडी में डाल दिया, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स ही तो होते हैं और कोई हार्मोन्स वगैरह भी होते होंगे, मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हूं उसके बारे में। तो वो प्रोटीन्स एंजाइम से इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं कि हमारी बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसे बिगाड़ देते हैं। तो वो भी है तो ड्रग ही ना, लेकिन इतनी ज्यादा अमाउंट में बॉडी में चले गए। अब ज्यादा अमाउंट तो कितना भी हो सकता है, वो कई मिलीग्राम, जैसे मान लीजिए 0.1 मिलीग्राम अगर पॉइजन भी आप लोगों की बॉडी में गया तो हो सकता है वो ज्यादा हो। तो ऐसे वो है ड्रग्स ही। तो ड्रग्स तो ज्यादा अमाउंट में चला जाए तो पॉइजन ही है, लगभग सारी ड्रग्स पॉइजन ही है, ज्यादा अमाउंट में लेके देखो पता पड़ जाएगा। ठीक है, कोई भी केमिकल है जो आप लोगों को बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा अगर आप ज्यादा अमाउंट में लोगे तो। मेडिसिन क्या है? एक निश्चित मात्रा है जिसने अपने बॉडी को फायदा पहुंचाया है, वो किसी डिजीज से लड़ने में या सुरक्षा करने में या उससे उसको डायग्नोस करने में, उसके सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने में, तो किसी भी तरह का ऐसा फायदा पहुंचा है तो वो मेडिसिन है। तो सारी मेडिसिन जो हैं वो ड्रग्स हैं, बट सभी ड्रग्स मेडिसिन नहीं है, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है थेरेपेटिक इफेक्ट। ये तो नाम से पता पड़ रहा है थेरेपी की, उससे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हुए। सिस्टमैटिक जो लैंग्वेज है वो देख लो। डिजायरेबल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स लाइक ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स एंड क्योर ऑफ डिजीज ऑन अ लिविंग बॉडी इज नॉन एज थेरेपेटिक इफेक्ट। समझ में तो आ ही गया होगा कि किसी मेडिसिन को देने से क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस होने चाहिए थे उस डिजीज से मुक्ति पाने के लिए, डिजीज से छुटकारा पाने के लिए, या उसके ट्रीटमेंट में सिम्टम्स का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें क्या यूजफुल इफेक्ट आ रहे हैं। वो इफेक्ट को जो बात की जाती है उसे कहा जाता है थेरेपेटिक इफेक्ट, मतलब थेरेपी करने से क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हुए। ठीक है, नेक्स्ट है the use of chemicals to destroy infectious microorganism without causing any injury to the host is called chemotherapy। क्लियर है? ऐसा एक केमिकल जो यूज किया जाता है, केमिकल्स का जब यूज किया जाता है किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो इन्फेक्शन है उससे बचाने के लिए, तो लेकिन उसमें होस्ट की बॉडी को या सेल्स को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो वो क्या है? कीमोथेरेपी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से ड्रग्स उन एंजाइम्स पे इफेक्ट करती है, उनके किस तरीके से टारगेट पर इफेक्ट करती है, कितनी तरह की ड्रग्स की हम लोग बात करते हैं, तो ये बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ तक आप लोग एक बार लिख लीजिए और जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं उनको अच्छी तरह से समझिएगा। एक एक लाइन से मैंने कोशिश किया है कि एनसीईआरटी को थोड़ा समराइज कर दिया जाए। लिख लीजिए इसे। नेक्स्ट लेते हैं एंजाइम्स, मिटा देता हूं इसे मैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एंजाइम और उसके फंक्शन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा, एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स के मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो रिएक्शन में, जो बॉडी में या सेल में जो भी रिएक्शन होंगी उन रिएक्शन को आसान कर देते हैं। अब कैटलिस्ट क्या काम करता है सभी को पता है कि रिएक्शन को आसान कर देता है, लो एक्टिवेशन एनर्जी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एंजाइम ना होते, जैसे आपने खाना खाया तो वो पचता भी नहीं, क्या पता कितने साल लगते उसको पचने में। साल तो ज़्यादा बोल गया मैं, पर बहुत टाइम लगता है बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में। एंजाइम्स ना होते तो कुछ खराब होता ही नहीं ना, तो एंजाइम्स तो सब जगह होते ही हैं। तो एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन्स हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, और ये
मॉलिक्यूल्स करते क्या हैं, रिएक्शन को, बायोलॉजिकल रिएक्शन को एक स्टेट प्रोवाइड करते हैं, एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं, आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो पढ़ लें, एक लाइन पढ़ते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन्स विच आर परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द बॉडी। बॉडी में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते बट रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शंस, फंक्शन ऑफ एंजाइम्स। दो तरह के फंक्शन है। एक तो देखो ये एक इसको बोलते हैं की एंड लॉक सिस्टम, ताले चाबी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उस पर काम करता है। बड़ी सी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, उस पर कुछ साइट्स होती हैं। ये साइट्स जो होती हैं ये रिएक्शन के लिए उसी अकॉर्डिंग बनी हुई होती है, नेचर ने उस तरीके से बनाया है उन्हें कि रिएक्शन इस पर्टिकुलर साइट पर इजीली हो सकता है, उससे बोलते हैं एक्टिव साइट्स। हर स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है। एक एंजाइम जनरली एक ही रिएक्शन को कंप्लीट करवाता है, कभी कभी एक से ज़्यादा रिएक्शन भी हो जाती है उस एंजाइम के सरफेस पे, पर जनरली हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम बना हुआ है हमारी बॉडी में। तो हज़ारों टाइप के एंजाइम बने हुए हैं। ये एंजाइम सुटेबल टेम्परेचर पे काम करते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले जाएं तो काम करना बंद कर देते हैं, कैटलिस्ट है ना। ठीक है, अब दो तरह के फंक्शंस करते हैं। एक तो एक सुटेबल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, सुटेबल एक्टिव साइट प्रोवाइड करते हैं जिस पर सबस्ट्रेट आएगा, इजीली बॉन्ड बाइंड हो सकता है उस सब साइट पर, और फिर रिएजेंट आएगा और वो दोनों कंबाइन होकर रिएक्शन के फॉर्म में एक नया एडिशनल प्रोडक्ट बनाएंगे। या इसका रिवर्स भी हो सकता है कि एक सबस्ट्रेट आएगा और उस एक्टिव साइट पे आके डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन तो कैसे भी हो सकती है, जनरली डिकम्पोजिशन ज़्यादा होता है एंजाइम्स के प्रेजेंस में। तो उनके फंक्शंस देख लीजिए। फर्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है एक्टिव साइट्स, जो मैंने बताया एक्टिव साइट कौन सी होती है, जहां रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट आकर जुड़ेंगे। एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन अ सुटेबल पोजीशन so that it can be attacked by reagent effectively। है ना, मैंने डायग्राम से बनाने की कोशिश की है, आप ये समझिएगा। आपने आरएनएस थ्योरी पढ़ी होगी। आरएनएस थ्योरी में कहा जाता है कि रिएक्टेंट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं या रिएक्शन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई भी रिएक्टेंट आगे और आपस में बस जुड़ गए, कोलिजन हो गया और रिएक्शन हो गई। केवल इफेक्टिव कोलिजन ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन में यह भी होना चाहिए कि मॉलिक्यूल बिल्कुल सही डायरेक्शन में आके कंबाइन हो। ऐसा नहीं किसी भी तरह का कोलिजन में वो कंबाइन हो गया, बिल्कुल सही डायरेक्शन में आके कंबाइन होगा तभी रिएक्शन होगी। तो इसे मैं इस तरीके से शो कर रहा हूं मैं कि मान लीजिए ये तो एक एंजाइम है जो प्रोटीन का बना हुआ है, इस तरीके से ये खांचे बना दिए गए जो कि एक्टिव साइट को इंडिकेट कर रहे हैं। ये सभी इसमें फंक्शन ग्रुप्स वगैरह जुड़े हुए हैं, वो तो बनाने के लिए हिसाब से, समझाने के हिसाब से इस तरीके से शो किया जाता है। ये एक सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है, ये आपस में कंबाइन होने वाले हैं। लेकिन अगर ये एंजाइम का यूज नहीं किया जाता तो ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में टकराने की पॉसिबिलिटी इनकी बहुत कम होती है, तो बहुत स्लो रिएक्शंस होंगी। इन एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये रिएक्शन अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो एक्टिव साइट्स है उनके साथ ये सबस्ट्रेट और रिएजेंट आसानी से कंबाइन हो सकते हैं। जैसे ये एंजाइम की एक्टिव साइट पे ये सबस्ट्रेट आकर यहां इजीली फिट हो सकता है। यहाँ के जो फंक्शनल ग्रुप हैं, यहाँ पे जो ग्रुप्स अटैच्ड है वो इसी तरीके से बने हुए हैं जो इस सबस्ट्रेट के फंक्शन के साथ में इंटरैक्ट करेंगे, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंटरैक्ट करेंगे, या किसी आयोनिक बॉन्ड से इंटरैक्ट करेंगे, या वन डर वाल फोर्स से इंटरैक्ट करेंगे। तो ये पहले आकर यहाँ जुड़ गया, सबस्ट्रेट आके जुड़ गया। इन दोनों को बिल्कुल ऐसे कंबाइन होना था पर ये कंबाइन इजीली नहीं हो पा रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये रिएजेंट भी इस पोजीशन पर आके जुड़ गया और इन दोनों में अटैचमेंट हो गया। बिल्कुल सही पोजीशन पर आकर एंजाइम पर वो बैठ जाते हैं उस पर इंटरैक्शन के कारण। अब इनमें इंटरैक्शन हो गया, मैंने एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाया है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए और जुड़ के बाहर निकल गए। ये तो मैंने शो किया है इस रिएक्शन को, एक इजी सी रिएक्शन को। हो सकता है कितने फंक्शन ग्रुप हैं आपस में जुड़े होंगे पर वो डायरेक्ट नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन एंजाइम के थ्रू ये हो गया। एंजाइम वापस एंड में वैसे ही रह गया और वापस ये रिएक्शन को आगे करता जाएगा। ये तो मैंने एडिशन रिएक्शन की बात की। ऐसा भी हो सकता था, मान लो ये रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट है, ये डिकम्पोजिशन की बात कर रहा हूं, ये सबस्ट्रेट है और ये इसी तरीके से बना हुआ है जो इस एंजाइम की इनएक्टिव साइट पर बिल्कुल सही तरीके से फिक्स बैठ जाएगा। उनके सभी फंक्शन ग्रुप इसके साथ में इंटरेक्शन कर लेंगे और आके वो बैठ गया।
फिर वहां पर ब्रेकिंग स्टार्ट हुई, जब बिल्कुल पास में आते हैं तो वो इस एक्टिव साइट के कारण ब्रेकिंग स्टार्ट हुई, कोई ना कोई ऐसी फंक्शन ग्रुप्स है जिन्होंने यहाँ ब्रेक किया, ब्रेक करके इसको तोड़ दिया और प्रोडक्ट्स बन गए। उल्टा भी हो सकता है, डिकम्पोजिशन भी हो सकता है। तो ये एक्टिव साइट प्रोवाइड करते हैं, पहली तो ये बात हो गई। दूसरा इसका फंक्शन देखिए, एंजाइम कैन प्रोवाइड अ फंक्शनल ग्रुप दैट विल बी अटैक द सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट रिएक्शन। एक ऐसा फंक्शन को प्रोवाइड करता है, एक्टिव साइट तो है ही, ऐसा फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं, एक भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकते हैं, जो रिएक्शन को, सबस्ट्रेट पे रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक सिंपल तरीके से इसे शो करने की कोशिश की है एंजाइम के फंक्शंस को। अब इन्हीं एंजाइम के फंक्शंस को बढ़ाया या कम किया जा सकता है किसी न किसी ड्रग के थ्रू, उसके बारे में बात करते हैं। ड्रग क्या काम करेंगे, लिख लीजिए यहां। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं मैं, आप यहां तक लिखिए, वीडियो में पॉज कर रहा हूं, मतलब आप पॉज कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं रोल ऑफ ड्रग्स। रोल क्या है ड्रग्स का? ड्रग्स क्या करेंगे, एंजाइम्स की जो रिएक्टिविटी है, एंजाइम जो सबस्ट्रेट से रिएक्शन करता है, रिएक्शन क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, उसको या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। यही रूल है, जनरली डिक्रीज करते हैं, इनिबिट करते हैं। लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज रोल ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। जो कैटालिटिक रिएक्शन है एंजाइम्स की, उनको या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। ठीक है, जनरली इनिबिट करते हैं, डिक्रीज ही करते हैं। तो लिखिए, इनिबिशन ऑफ एंजाइम इन कॉमन रोल ऑफ ड्रग एक्शन। सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। जनरली ये एंजाइम्स की जो रिएक्टिविटी है, जो सबस्ट्रेट से रिएक्शन करने की जो टेंडेंसी है, उसको या तो रोकेंगे या बिल्कुल खत्म कर देंगे, यही काम करेंगे। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों होता है? अरे वो एंजाइम किसी ऐसे सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कर रहा था जो हमारे लिए यूजफुल नहीं था, तो हम लोगों ने ऐसी ड्रग यूज कर ली जो एंजाइम को हटा और खुद उसकी जगह बैठ गई, उस रिएक्शन को नहीं होने दिया, सबस्ट्रेट को नहीं कंबाइन होने दिया। ठीक है, तो हमारे लिए फायदा ही कर सकती है। हाँ, तो इससे ये दो तरीके की ड्रग्स होती हैं। इनिबिटर्स जो होते हैं, जो ड्रग्स इनिबिटर हैं, जनरली जो रिएक्शन को रोकते हैं या एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं, वो दो तरह की होते हैं। फर्स्ट है कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स क्या करेंगे, करते क्या है, देखो इनकी केमिकल स्ट्रक्चर हूबहू उस सबस्ट्रेट जैसी ही होती है, बिल्कुल नहीं, काफी कुछ उसकी केमिकल स्ट्रक्चर ज्यादातर सबस्ट्रेट जैसी ही होती है। वो सबस्ट्रेट देखो, मैंने इसको यहां शो भी किया है कि ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है और ये ड्रग है। ये इसकी एक्टिव साइट है जहां पर रिएक्शन होगी या जहां पर सबस्ट्रेट आके पोजीशन बनाएगा, रुकेगा और कंबाइन होगा। तो ये सबस्ट्रेट है, इसको यहां पे कंबाइन होना है। लेकिन हम लोगों ने ऐसे इनहिबिटर ड्रग्स डाली हैं जिनकी केमिकल स्ट्रक्चर काफी कुछ वैसी ही है, काफी कुछ वैसी ही है, बट वो यूजफुल है, वो हार्मफुल नहीं है किसी और तरीके से, जो इस रिएक्शन को ओवरऑल रोकना चाहते हैं किसी भी कारण से। तो हम लोगों ने ऐसा ड्रग यूज किया जो कि इस एक्टिव साइट को कवर कर लेगा, ब्लॉक कर लेगा। ये अब ब्लॉक हो गई, अब ये सबस्ट्रेट देखता रह गया, भाई रिएक्शन तो नहीं हो पाएगी, तो इसकी रिएक्टिविटी जो होगी वो तो खत्म हो गई। हम लोगों को यही करना था कि इसकी एक्टिव साइट को जो करना था, ब्लॉक करना था। ठीक है, नेक्स्ट ये अच्छा पढ़ लीजिए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ड्रग्स दैट कॉम्पीट विद द नेचुरल सबस्ट्रेट फॉर देयर अटैचमेंट ऑन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स। उसको क्या करता है, कॉम्पीट करता है, उसका कॉम्पिटिटर होता है, जिसको मैंने यहां इस तरीके से शो किया है। एक और होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, इनहिटर्स बोल दिया, इनहिबिटर्स होने चाहिए, इनहिबिटर्स। ओके, ऐसे ड्रग्स जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स नहीं है, वो वहां तो जो एक्टिव साइट थी वहां तो कंबाइन नहीं होते, लेकिन एंजाइम की किसी और साइट पर कंबाइन होते हैं। उस और जो दूसरी साइट होती है उसे कहा जाता है एलोस्टेरिक साइट। क्या कहा जाता है, एलोस्टेरिक साइट। उस एंजाइम में एक ऐसी एलोस्टेरिक साइट है जहां पर वो ड्रग जाकर जुड़ेगा और उसके कॉम्बिनेशन के कारण जो एक्टिव साइट थी उसकी शेप चेंज हो जाएगी।
शेप चेंज होने का मतलब है उसमें कुछ और इस तरह का फेरबदल होगा जिससे वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन ना कर सके, उसके साथ कॉम्बिनेशन ना कर सके, कंबाइन ना हो सके। लिखा हुआ है, तुम पढ़ो इसको, मैं अभी डायग्रामेटिक तरीके से बताता भी हूं डायग्राम से। क्या लिखा हुआ है? दीज ड्रग बाइंड टू एलोस्टेरिक साइट एंड चेंज द शेप ऑफ द एक्टिव साइट so such a way in such a way that substrate cannot recognized। क्लियर है? मतलब इसे मैं इस तरीके से शो कर सकता हूं, यहां शो कर देता हूं कि ये एंजाइम है, बिल्कुल उसी तरह का लिया है मैंने, इस पर ऐसे ही शो किया है एनसीईआरटी में, तो मैं भी शो करूंगा। ये एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है, ये इसकी एलोस्टेरिक साइट है। ठीक है, और आपने यहां, ये तो सबस्ट्रेट है जिसकी रिएक्शन यहां होने वाली थी, सबस्ट्रेट कर देता हूं, और ये क्या है? ये वो ड्रग है, ये क्या है? ड्रग है। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, अब तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये ड्रग क्या करेगी? ये एलोस्टेरिक साइट पर जाकर कंबाइन होगी। जब इससे ये कंबाइन होगी, उससे पहले इसके अटैक होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो जब इससे कंबाइन होगी, लो जी ये कंबाइन हो गई, कंबाइन इससे हो गई है, इसको यूं शो कर दिया मैंने। ऐसे कॉम्बिनेशन से, कंबाइन होने से यहां का जो शेप था वो चेंज हो गया, ऐसा होना चाहिए था। अब ये सबस्ट्रेट इस जगह बिल्कुल फिट नहीं बैठ पाएगा, मतलब इससे कंबाइन नहीं हो पाएगा। कंबाइन नहीं हो पाएगी तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, तो वो इनडायरेक्टली इस रिएक्शन को रोकने का काम करता है। कई बार क्या होता है कि अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाते हैं ड्रग के और इस एंजाइम के, तो वो टूटेंगे ही नहीं, टूटेंगे नहीं तो फिर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए काम नहीं आएगा। उस केस में फिर बायोलॉजिकल एक्शन से ये एंजाइम किसी दूसरे एंजाइम में कन्वर्ट होता है, फिर दूसरी एक्टिविटीज को कंप्लीट करता है। ठीक है, लिखिए इसे, कंप्लीट कीजिए। इस चैप्टर में तो ऐसे ही करना पड़ेगा आप लोगों को। अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ड्रग्स। ये जो फर्स्ट पार्ट है ड्रग्स वाला, उसमें मैं 5 टाइप की ड्रग्स के बारे में बात करूंगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन बताया था। उसमें पहला है एंटासिड। देखिए ये आप लोगों को ध्यान हो, वैसे आपकी एज में कम होता है ऐसा कि कई बार एसिडिटी हो जाती है ना, आपकी एज में नहीं होता, वो करीबन 40-45 के बाद में होता है, मेरे अभी तक नहीं हुआ है ना। कई बार होता है ऐसा कि एसिडिटी हो गई, बदहजमी हो गई, ये इतने ऐड तो आ रहे हैं, इनो लो 5 मिनट में काम स्टार्ट, समझ रहे हो। तो कई बार क्या होता है कि अपने स्टमक में, आपको पता है गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी भी कारण से, कारण मैं बताऊंगा, हिस्टामिन इसका रीजन होता है, किसी भी रीजन से HCl का सीक्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, HCl का सीक्रेशन होगा तो pH डिक्रीज हो जाएगा, एसिडिटी काफी बढ़ जाएगी। तो एसिडिटी, अब आपने एसिडिटी तो बढ़ गई, वहां पर अभी तक है ना फूड पहुंचा ही नहीं है, या पहुंच भी गया होगा तो भी एसिड इतना ज्यादा अमाउंट में है कि जितना नहीं होना चाहिए था, रिक्वायरमेंट से ज्यादा अमाउंट में। थोड़ा बहुत तो HCl का सीक्रेशन होना ही चाहिए, डाइजेशन के लिए जरूरी है। HCl बैक्टीरिया को खाने का, जो भी खाने में भी जो भी बैक्टीरिया जाते हैं उनको मार देता है, और डाइजेशन में भी यूजफुल है। लेकिन कुछ ज्यादा ही अमाउंट में निकलने लगा तो बेकार ही है फिर तो जब एसिडिक बहुत ज्यादा नेचर में आ जाता है, मतलब एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है गैस्ट्रिक जूस की, उस केस में हम बोलेंगे कि हाँ उसमें एसिडिटी हो गई। एसिडिटी मतलब एक जलन सी होती है। कई बार तो इतनी ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है लोगों के, इतना लॉन्ग टाइम तक एसिडिटी होते हैं कि स्टमक में अल्सर तक पड़ जाते हैं। और भी कई बार अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि बहुत हायर सिचुएशन, गैस्ट्रिक अल्सर होना बहुत अच्छा नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत बार तो इसमें मौत भी हो जाती है लोगों की। तो एसिडिटी को प्रिवेंट करना है, एसिडिटी को रोकना है, प्रिवेंट नहीं करना, एसिडिटी कम करनी है। मैं तो अभी उसी की बात कर रहा हूं। तो एसिडिटी अगर कम करनी हो तो बेसिस डालने पड़ेंगे, सिंपल सा है ना, बेसिस डालने पड़ेंगे। तो अब उसी की बात करते हैं। एंटासिड्स क्या है? एंटासिड्स वही हैं जो एसिडिटी कम करते हैं।
आपको रिलीफ पहुंचाएंगे, पेट में जो एसिडिटी हो गई उससे किसी ना किसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलीफ पहुंचाएंगे, वो एंटासिड्स हैं। पढ़ते हैं। एंटासिड में केमिकल सब्सटेंसेस which neutralize excess acid in gastric juice and give relief from acid indigestion, है ना, बदहजमी, एसिडिटी जो अम्लता बोलते हैं वो हिंदी में तो वही बोला जाएगा। हर्ट बर्न, कई बार बोलते हैं ना कलेजे में जलन मच रही है ना, कलेजे में भी जल रहा है, तो हर्ट बर्न, हालांकि हार्ट तो दिल में होता है लेकिन हर्ट बर्न ही बोला जाता है। एंड गैस्ट्रिक अल्सर, इन सभी में किसी ना किसी तरह से रिलीफ देने वाली केमिकल्स क्या कहलाएंगे? एंटासिड्स कहलाएंगे। मैंने कुछ कॉमन नेम लिखे हुए हैं, ये कोई वो नहीं है, केमिकल नेम नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिए हैं। इनो, येलुजिल, डाइजीन, ये कुछ टैबलेट्स हैं या कुछ ऐसे मार्केट में जो ज़्यादा चल रहे हैं, उनको मैंने यहाँ लिख दिया जिससे तुम्हें पहचान में आए। इनो क्या है? इनो सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा। हाँ, बेकिंग सोडा क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बेसिक ही तो है, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एसिड ज्यादा बढ़ गया तो उसमें बेस डाल दो। अब बेस ऐसा नहीं कि NaOH उठा के डाल दो, ज्यादा बेसिक थोड़ा ना करना है पेट को। बेस मतलब तो माइल्ड बेस डाला जाएगा, एसिड भी इतना जबरदस्त एसिड थोड़ी ना है, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं उठा के NaCl ही पी गए, NaOH पी गए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, बेकिंग सोडा डाल दिया जो कि बेसिक नेचर का होता है। इनो पिला दिया, डाला, पिला दिया, पेट में आराम मिल गया, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन तो तुरंत होती है। तो बेकिंग सोडा एक एंटासिड है जो कि पुराने जमाने से यूज किया जाता था, लेकिन ये एसिड तुरंत तो एसिड को तो कम कर देता है, लेकिन एसिड सीक्रेशन को बढ़ा देता, कुछ देर बाद में वापस एसिड सीक्रेट होने लगता है और उल्टा ज्यादा होने लगता है। इसलिए मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा, ये तो गलत हो गया ना किसी कंपनी के लिए, पर मैं कहूंगा सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एसिड के नेचर और बढ़ाएगा, थोड़ी सी देर में रिलीफ देगा, लेकिन कुछ देर बाद में वापस एसिड बढ़ने लगता है, तो एसिडिक नेचर को बहुत ज्यादा कम नहीं कर पाता है। हाँ, ग्लूजील, डाइजीन ये बढ़िया है। कैसे बढ़िया है? क्योंकि मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स का भी यूज किया जाता है। हाइड्रोक्साइड बेसिक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, तो ये बेस भी तो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिटी कम करेंगे स्टमक की। तो अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या उनकी टैबलेट्स ली जाती है, इनमें यही सॉल्ट्स होते हैं, जनरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, इनके सिलिकेट्स भी का भी यूज होता है। तो उस केस में कंपैरेटिवली बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से तो बेटर रिजल्ट मिलते हैं। क्लियर है? अब इनसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल मतलब बहुत ज्यादा रिजल्ट देने वाली, बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली मेडिसिन है। मैं केवल सॉल्ट्स के नेम बोल रहा हूं, ये तो मैंने ऐसे ही कंपोजिशन बोल दिया। देखो, एक तो होता है दवाई का नाम और दवाई का कंपोजिशन। तो मार्केट में वो जो मेडिसिन है वो किस नाम से बिकती है वो अलग चीज है, और वो उसमें जो सॉल्ट का कंपोजिशन है वो क्या है, तो हम सॉल्ट से कंपोजिशन ही हम लोग यहां पढ़ रहे हैं। ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। इनो, सैमिटिडीन, ये एंटा एसिड यूज किया जाता है बहुत ज्यादा, पहले तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, लार्जेस्ट सेलिंग एंटा एसिड था, मेडिसिन थी एक समय तक, जब तक रेनिटिडीन नहीं आई थी तब तक सैमिटिडीन बहुत ज्यादा बिक्री होती थी इसकी। जबरदस्त एंटा एसिड है। कैसे? अच्छा, ये एसिड प्रोड्यूस कैसे होता है वो मैं बता देता हूं। हिस्टामिन नाम का एक कंपाउंड है, ये रहा, ये कंपाउंड स्टिमुलेट करता है पेप्सिन एंड HCl के सीक्रेशन को। स्टमक में जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर क्या होते हैं? जो सेंस को रिसिप्ट करते हैं कि कोई स्पेसिफिक कोई केमिकल मैसेंजर है, केमिकल मैसेंजर ने उस रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट पे जाके किसी तरह का मैसेज दिया, और वो मैसेज जो है उस तरफ, जैसे यहाँ रिसेप्टर लगे हुए हैं, ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इस रिसेप्टर पर यहाँ किसी, ये बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर स्पेशल टाइप का एक स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर ने यहाँ क्या किया, एक मैसेज दिया है। तो उस मैसेज का इफेक्ट जो होता है वो बैक साइड में पता पड़ जाता है कि हाँ भाई किस तरह का है, कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस इसमें होते हैं। इन्हें कहा जाता है रिसेप्टर, जो कि सेंस को रिसिप्ट करते हैं। तो जो स्टमक की वॉल पर जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं, हिस्टामिन उन्हें स्टिमुलेट करता है, मतलब
स्टिमुलेट करता है फॉर सीक्रेशन ऑफ पेप्सिन एंड HCl, इसलिए एसिडिटी हो जाती है। ये पता नहीं था स्टार्टिंग में, लेकिन जब ये डिस्कवर हुआ कि हिस्टामिन के कारण ऐसा होता है, तो हम लोगों ने कुछ ऐसे मेडिसिन बना ली जिनकी शक्ल इससे मिलती जुलती है, जिनको इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि हिस्टामिन के काम को रोकना है। ठीक है, तो सेमेटिडीन, रेनिटिडीन, लेंसापेराजोल और ओमिप्राजोल, नाम याद रखो, सेमेटिडीन, रेनिटिडीन, लेंसापेराजोल, ओमिप्राजोल। लेंसापेराजोल, ओमिप्राजोल नाम ना भी लर्न रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये NCERT में गिवन है। ये दोनों इनके और नेम्स हैं, वो याद रखना है। सेमेटिडीन का नेम है और ये जेंटेक इसका रेनिटिडीन का नेम है। तो ये दोनों करते क्या हैं, इनका स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर काफी कुछ इस तरह का बनाया गया है, डिजाइन किया गया है कि ये हिस्टामिन जिन रिसेप्टर्स पर जाकर स्टिमुलेशन करता था, उन रिसेप्टर्स पर ये मॉलिक्यूल मतलब केमिकल्स मींस मेडिसिन मींस ड्रग्स, ये जाकर उन रिसेप्टर्स पर अपनी तरीके से इसको काम नहीं करने देंगे और उन एक्टिव साइट को, बाइंडिंग साइट को थोड़ा रोक लेंगे, जिससे कि क्या होगा, HCl कम निकलेगा इनकी प्रेजेंस में। मतलब ये तो स्टिमुलेट करता है, इनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है कि बाइंडिंग साइट पे चली जाएंगी, रिसेप्टर पर जाके जगह को रोक लेंगे, इसको काम नहीं करने देंगे और जो एसिड होगा वो कंपैरेटिवली धीरे धीरे सीक्रेट हो जाएगा। इस तरीके से इनको डिजाइन किया गया है, मतलब मेडिसिन से। क्लियर है? तो ये बेसिस नहीं है, हालांकि बेसिक नहीं, ग्रुप भी होते हैं इन पर ये इस तरह से डायरेक्ट बेस का काम नहीं करते हैं। इनमें हाइड्रोक्साइड नहीं है, डायरेक्ट बेस का काम नहीं करते हैं। ये तो कुछ जो अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं उन्हीं पर काम करते हैं कि हम लोगों ने, ये तो देखो कॉज को थोड़ा मिटाया हम लोगों ने, यहाँ पर एसिड ज्यादा हो गया और आपने बेस डाल दिया, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन कुछ देर बाद वापस होगा। तो कॉज को मिटाना है, तो जो जिस कारण से ये एसिडिटी आ रही थी उसको मिटाने के लिए हम लोगों ने उसके काम को ही रोक दिया, हमने इसका जो फंक्शन था उसी को हम लोगों ने रोक दिया बिल्कुल। तो इसके लिए कौन सा यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा याद रखने का, सेमेटिडीन एंड रेनिटिडीन का यूज किया जाता है। आजकल लेंसापेराजोल, ओमिप्राजोल के भी खूब टैबलेट्स मिलते हैं, टैबलेट्स नहीं कैप्सूल्स मिलते हैं, जो कि एंटासिड्स का काम करते हैं। ठीक है, तो ये है एंटासिड, इनकी स्ट्रक्चर्स भी गिवन है, पर मैं स्ट्रक्चर्स नहीं ले रहा हूं क्योंकि स्ट्रक्चर लर्न होना सबसे आखिरी काम है। वो लर्न ना भी हो तो भी ये समझ लेना इस चैप्टर का 95% काम हो गया, स्ट्रक्चर तो केवल 5% है, लेकिन आ जाए तो किस्मत है भाई, वो भी 100% हो जाती है। जब एक ही क्वेश्चन आया और वो भी स्ट्रक्चर का आ गया तो भी अपने आप में 100% है, वो प्रोबेबिलिटीज आप पढ़े हुए हो। लेकिन अगर मैं इतने सारे पेपर्स की प्रोबेबिलिटी देखूं तो इनसे, इस नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो लिखो फिर एंटीहिस्टामिन लेते हैं। एंटासिड तो केवल इतना सही है, मेन कॉन्सेप्ट तो यही है एंटासिड का। लिख लीजिए, हिस्टामिन को याद रखना, हिस्टामिन को अच्छी तरह से लर्न कर लेना, हिस्टामिन के कारण ऐसा होता है। इसी के लिए एंटीहिस्टामिन यूज करते हैं हम लोग। लिखो, मैं भी लिखता हूं आगे का पोर्शन। नेक्स्ट है एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन ऐसे केमिकल्स हैं जो हिस्टामिन, जो भी मैंने बताया था, उसके इफेक्ट को, उसके प्रोडक्शन को या तो डिमिनिश करेंगे या पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो ऐसे क्या कहलाते हैं, एंटीहिस्टामिन, है ना। एक बार देखते हैं, पढ़ो। केमिकल विच डिमिनिश और एबॉलिश द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन released in a body and hence prevent allergy reactions। तो इसे एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि हिस्टामिन एक बहुत अच्छा वैसोडिलेटर है। वैसोडिलेटर का मतलब क्या है कि हिस्टामिन की प्रेजेंस में क्या होगा, मसल्स जो होंगी बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट भी होती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जैसे वेसल्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से होगा। ब्लड सर्कुलेशन तेजी से होगा तो एंजाइम्स वहाँ तक, या जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं जो ब्लड के थ्रू पहुँचते हैं सेल्स तक, वो तेजी से पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये वैसोडिलेटर होता है। तो एक मिनट देख लीजिए इसे। हिस्टामिन इज वैसोडिलेटर, इट हैज वेरियस फंक्शन। एक ही फंक्शन नहीं है कि आपने सोच लिया कि स्टमक में काम करता है तो दूसरी जगह भी काम करता है और दूसरे काम भी करता है। डिफरेंट रिसेप्टर पर डिफरेंट वर्क करता है ये। और ये इसी की बात नहीं है, ऐसे बहुत से कंपाउंड्स होते हैं।
इट कॉन्ट्रैक्ट द स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकाई एंड रिलैक्स। कई बार क्या होता है हिस्टामिन के कारण, देखो ब्रोंकाई क्या होता है समझना, हम लोग जहाँ सांस लेते हैं, हम लोगों के लंग्स तक जो ये सांस नली है इसे तो कहा जाता है ट्रेकिया। क्या? ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद आती है ब्रोंकस। ब्रोंकाई मीन्स दोनों ब्रोंकस को एक साथ बोला जाए तो ब्रोंकाई कहा जाता है। तो ये ब्रोंकस है, प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर टर्शरी ब्रोंकस, ऐसे बहुत सारा जाला सा हो जाता है। एंड में आते हैं एयर सैक्स, है ना, जहाँ पर एयर पहुँचती है, सांस लेते हैं जब बबल्स में, एंड में बबल्स होते हैं, वहाँ होती है ब्लड वेसल्स। तो कई बार क्या होता है कि ब्रोंकाई जो होती है हमारे जो अंदर लंग्स से जस्ट पहले या लंग्स में जो एंटर करती है, वहाँ क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण हम लोग अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाते हैं। कई बार सर्दियों के अंदर नाक वाक से भी कंजक्शन हो जाता है, तो सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये सभी किसके कारण होता है? हिस्टामिन के कारण होता है। तो ऐसी ड्रग्स ली जाती हैं जो क्या कर देती हैं? डिमिनिश कर देती हैं द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन रिलीज्ड इन अ बॉडी। जो बॉडी में जो हिस्टामिन का रिलीज होता है, रिलीज किया जाता है, उसको क्या कर देती है? कम कर देती है, बंद कर देती है। ठीक है, नेम लर्न करो, एग्जाम्पल्स स्ट्रक्चर से पहले। कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स है जिनमें से ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोमफेनिरामीन, ब्रोमफेनिरामीन और टरफेनाडिन। ये दोनों तो अच्छी तरह से लर्न कर लो। ब्रोमफेनिरामीन, टरफेनाडिन, यही है ना नेम, टरफेनाडिन, ब्रोमफेनिरामीन, टरफेनाडिन। ऐसे ही क्लोरफेनिरामीन भी होता है, डाइफिनाइल हाइड्रामीन भी होता है, और फेनिरामीन मैलेट भी होता है। किस किस में मिलता है? ये मैंने नेम लिख दिए हैं। एविल टैबलेट का नेम, बेनाड्रिल जो होता है वो सिरप, ये नेम तो सुना ही होगा। एविल की गोलियां आती है, एंटी एलर्जिक टैबलेट्स आती हैं, है ना। और ये किन कंपनी के, अलग अलग कंपनी के या जो प्रोडक्ट्स हैं उनके फॉर्म में ये बिकता है, सेल्डेन। तो इनके मेन नेम तो ये है, जिन मेडिसिन में या जिन दवाइयों को अलग अलग नेम से बेचा जाता है वो ये है ना। एविल टैबलेट जो है उसमें होता है जो कंपोजिशन फेनिरामीन मैलेट का। मेनली हमें तो ब्रोमफेनिरामीन एंड टरफेनाडिन ये याद रखना है। आप कई बार जो खांसी की जो सिरप्स होती हैं उन पे देखना, तो उन पे इन्हीं में से कोई नेम मिलता है, और भी होते हैं लेकिन ये भी आप लोगों को मिलेगा। एनसीईआरटी में ये दो नेम लिखे हुए हैं, तो इन दोनों को अच्छी तरह से लर्न कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नर्वस सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई एंटासिड की और एंटाहिस्टामिन की। नर्वस सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं हम। लिखिए इसे तो कंप्लीट कीजिए, मिटा देता हूं मैं। तो नेक्स्ट टाइप की ड्रग है न्यूरोलॉजिकल एक्शन ड्रग्स। दो तरह की होती है, मैंने अब आपको बताया था, ट्रंकुलाइजर्स एंड एनाल्जेसिक। दो तरह की होती है, स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे ट्रंकुलाइजर्स। अच्छा, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स कौन सी होती है? जो न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट करती है, न्यूरोलॉजिक सिस्टम पर, नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करती है ना। लिखा हुआ है ड्रग्स विच हैव न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट। क्लियर है? फर्स्ट लेते हैं ट्रंकुलाइजर। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा। मेरे को याद है कि जुरासिक पार्क में वो हेलीकॉप्टर से बैठ के जाते हैं और डायनासोर्स को ट्रंकुलाइज करते हैं। गोली नहीं मारते, सामने जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन जाएगा बॉडी में घुस जाएगा, और जो भी ट्रंकुलाइजर होगा उसकी बॉडी के अंदर, उस एनिमल की बॉडी में चला जाएगा और वो बेहोश। हाँ, तो ये एक्चुअली क्या है, ये अपने नर्वस सिस्टम को बिल्कुल हर तरह के ट्रंकुलाइजर्स होते हैं, नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करता है, उसके सोचने समझने की शक्ति, उसके बॉडी पे कंट्रोल, सबको ख़त्म कर देता है। तो ऐसे कई बार शेर वगैरह का ऑपरेशन किया जाता है ना, चिड़ियाघरों के अंदर। तो पहले उसको ट्रंकुलाइज किया जाता है, ट्रंकुलाइज करके फिर उसका होश आवास चला गया, फिर उसका ऑपरेशन कर लिया गया। इस तरीके से यूज़ करते हैं। हाँ, तो छोड़ो, मैं बात कर रहा था ट्रंकुलाइजर्स की। ट्रंकुलाइजर ऐसे केमिकल्स हैं जो कि स्ट्रेस से या कोई मेंटल डिजीज से आप के लिए उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। लिखा हुआ है, लिखिए।
केमिकल सब्सटेंस यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड माइल्ड और सीवियर मेंटल डिजीज। कोई भी ऐसी मेंटल डिजीज हो जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो, उनका ट्रीटमेंट जिनसे किया जाता है वो ट्रंकुलाइजर्स हैं। ठीक है। दीज रिलीफ चिंता, स्ट्रेस, इरिटेशन एंड रिड्यूस सेंस ऑफ वेलबींग। क्या करते हैं ये? जो किसी को बहुत चिंता होती है, स्ट्रेस होती है, बहुत इरिटेशन होता है, इस तरह के होते हैं, कई बार बिल्कुल चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो कुछ ना कुछ एक लंबे समय तक की बात है। कई लोग तो जरा सी बात में चिढ़ते हैं, वो बात अलग है, लेकिन लंबे समय तक ये चीज़ें रहती है। इसका मतलब वो मेंटली डिप्रेस है, उसके कई इफ़ेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो उस तरह के सेंस उस केस में ट्रंकुलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। ऐसी मेडिसिन, ऐसे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है जो उसके जो सेंस हैं उसको थोड़ा कमज़ोर कर देते हैं। इस तरह की सोचने समझने की जो शक्ति है उसको कमज़ोर कर देते हैं, चिंताओं से उसे फ्री कर देते हैं। वो एक अलग ही दुनिया में रहता है ना। ठीक है। एक नॉर एड्रेनलिन, ये हार्मोन होता है, हमारी बॉडी में होता है। ये हमें चिंताओं से फ्री रखता है, ये भी ध्यान रखना। नॉर एड्रेनलिन ये बॉडी में है, स्पेसिफिक रिसेप्टर पे काम करता है। लेकिन जब इसका सीक्रेशन बहुत कम हो जाता है, उस केस में वो पर्टिकुलर रिसेप्टर्स पे नॉन एड्रेनलिन नहीं पहुंच पाएगा, हमारा मूड चेंज नहीं हो पाएगा, बिल्कुल वैसे ही ढीले ढाले पड़े रहेंगे, चल रहा है जैसे चल रहा है ना। तो ऐसे केस में जो होता है वो कंपाउंड्स में नेम थोड़ा सा अजीब से नेम है। एंटी डिप्रेसेंट उस केस में दिए जाते हैं, ट्रांसकुलाइजर्स दिए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, उन रिसेप्टर्स पे जाके इफ़ेक्ट करते हैं जहाँ पर नॉर एड्रेनलिन इफ़ेक्ट करना चाहिए था, वहाँ इफ़ेक्ट करते हैं और उस तरह के जो प्रोसेस है उसे वापस रिएक्टिव करते हैं। ठीक है। कुछ ट्रैंकुलाइजर्स का मैंने यहाँ नेम लिखे हैं, जो नेम आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे। एंटी डिप्रेसेंट, जो अच्छा जितने भी स्लीपिंग पिल्स होती हैं उनमें तो ये इनके कंटेंट होते ही होते हैं, कोई ना कोई ट्रंकुलाइजर्स उनमें होगा ही होगा। फर्स्ट है एंटी डिप्रेसेंट, मतलब जो डिप्रेशन में दी जाती है, डिप्रेशन में नहीं दी जाती, मतलब डिप्रेस्ड लोगों को दी जाती है ऐसी मेडिसिन। आइप्रोनाइजाडिक, क्या नाम है यार, आइप्रोनायाजिड एक तो इसका यूज़ किया जाता है, फेनेल्जिन इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है। हिप्नोटिक ड्रग है कुछ, बारब्यूट्रिक एसिड के डेरिवेटिव्स की ड्रग है, हिप्नोटिक ड्रग्स हैं, इनके नेम आपको लर्न करने पड़ेंगे। वेरियोनॉल, वेरोनल, अमाइटल, नेमेटब्यूटल एंड लुमिनल एंड सेकोनल, ल्यूमिनल एंड सेकोनल। अरे नेम है यार, आप लोगों को लर्न कर लेनी चाहिए। तो ये कुछ नेम्स हैं ड्रग्स के, इनकी स्ट्रक्चर्स तो क्या लर्न करोगे आप, इनके नेम तो लर्न करो, आप करो, आपका काम है। 2 बार 4 बार पढ़ोगे, मैंने तो एक बार ही पढ़ा है, 4 बार 5 बार पढ़ के और 3 बार लिख के नेम लर्न हो जाएंगे। ठीक है, करो, लर्न करो। मैं सेकंड पे आता हूँ फिर एनाल्जेसिक पर। एनाल्जेसिक जो पेन किलर का काम करते हैं, बिना, हालांकि ये भी इस तरह का काम करते हैं, लेकिन ये मेनली मेंटल जो स्ट्रेस है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, और ये जो होंगे वो पेन को ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, पेन को महसूस नहीं होने देंगे, बिना नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट किए हुए पेन को महसूस नहीं होने देंगे, वो कहलाते हैं एनाल्जेसिक। लिख लीजिए, मैं लिखता हूँ फिर एनाल्जेसिक के बारे में। 2 तरह के होते हैं ये, कंप्लीट करो, मिटा रहा हूँ अब। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक वो ड्रग हैं, वो केमिकल्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है नर्वस सिस्टम को बिना इफेक्ट किए हुए। ये पेन किलर का काम करती हैं, पेन को रिड्यूस करती हैं। पढ़िए पढ़िए, क्या लिखिए आप तो, केमिकल यूज टू रिलीव पेन विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस इन द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस किए बिना ही पेन को रिड्यूस करती है। ठीक है, 2 तरह की बताइए मैंने, एक तो नॉन नार्कोटिक है जो नॉन एडिक्टिव होती है, और एक होती है नार्कोटिक, इसका एडिक्शन हो सकता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो नियम कायदे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग इसको दिया जाता है।
हाँ, नॉन नार्कोटिक कौन कौन सी हैं? नॉन नार्कोटिक जो है ऐसी ड्रग्स हैं जो कि एस्प्रिन है और पैरासीटामोल है। ये दो नेम तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुने हुए होंगे। इनका यूज़ किया जाता है फीवर को रिड्यूस करने में और भी कई पॉइंट्स में। आप देख लीजिए एग्जांपल्स, एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफेनेक है। इन सब के नेम आप लोगों ने सुने हुए होंगे, है ना। बुखार की दवाइयों में ये नेम होते ही हैं। हेडेक वगैरह बुखार हो तो इनमें इनका यूज़ किया ही जाता है। एस्प्रिन का तो यूज़ और भी कई जगह किया जाता है। एक केमिकल है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये केमिकल स्टिमुलेट करता है इन्फ्लामेशन को। टिश्यूज पे इन्फ्लामेशन होता है और इस इन्फ्लामेशन के कारण पेन प्रोड्यूस होता है, पेन होता है ज़्यादा। तो जैसे एस्प्रिन दिया जाता है तो एस्प्रिन इसको इनहिबिट करता है। इनहिबिट आप समझ गए होंगे, एंजाइम्स को इनहिबिट ड्रग का काम करता है और इसको जो वर्क है इसका वर्क नहीं करने देता है। इससे क्या होगा? पेन फील नहीं होगा। दूसरा, एस्प्रिन फीवर को भी रिड्यूस करता है तो एंटीपायरेटिक है। एस्प्रिन स्केलेटल पेन को भी रिड्यूस करता है, उसके लिए भी फायदेमंद होता है, तो आर्थराइटिस में ये दिया जाता है। एस्प्रिन ब्लड थिनर का काम करता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। इस कारण से ब्लड जो होता है वो हार्ट पेशेंट्स को ही दिया जाता है कि ब्लड थिन हो जाए तो हार्ट अटैक की जो समस्या है थोड़ी कम हो जाएगी। परमानेंट तो कम नहीं, लेकिन थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट नार्कोटिक ड्रग्स हैं। तो ये तो ऐसे ड्रग्स हैं जो बहुत ज़्यादा पेन हो ऐसी कंडीशंस में दिया जाता है और एक स्पेसिफिक डोज ही देनी पड़ती है। वेट के हिसाब से इसका डोज दिया जाता है, ऐसा नहीं हर कुछ किसी को कैसे भी दे दिया जाए। तो ऐसा जैसे अब मॉर्फिन, कोडीन, ये हेरोइन, ये जो है ये ड्रग्स हैं, नाम तो खूब सुने होंगे आप लोगों ने, नार्कोटिक ड्रग्स हैं। और इनका यूज़ एक स्पेसिफिक, कई बार वो इंजेक्शन लेके करते हैं, वो दिखाते हैं मूवी में, तुम नहीं करना ऐसे इंजेक्शन, इतना ही अमाउंट लेना है, फिर लगा लेते हैं, फिर पड़े रहते हैं वो, है ना, उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये नार्कोटिक ड्रग्स हैं जैसे मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन, ये एक ही फैमिली के हैं। इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है काफ़ी कुछ एक जैसा ही है, थोड़ा बहुत चेंज है। और इनका यूज़ किया जाता है जैसे पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो, कोई ऑपरेशन हुआ है उसके बाद में पेन हो, चाइल्ड बर्थ के समय लेडीज़ में जो पेन होता है बहुत ज़बरदस्त होता है, वहाँ भी इसको यूज़ किया जाता है। एक निश्चित मात्रा में, एक कम अमाउंट में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा जैसे फौजियों को ये दिया जाता है, सोल्जर्स को भी, इनके पास भी ये होता है। जब ये वार वाले क्षेत्र में जाते हैं, लड़ाई वड़ाई होती है, तो लड़ाई के समय हो सकता है ऐसी सिचुएशन आ जाए किसी स्पेशल एक्सीडेंट के कारण या गोली लगने के कारण बहुत बड़ा डैमेज हो बॉडी में, तो उस पेन को भी तुरंत अगर कम करना है तो इस तरह के ये मॉर्फिन वगैरह एक निश्चित अमाउंट में उनको दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद लेंगे आगे का पॉइंट, यहाँ तक लिख लीजिए। नेक्स्ट लेंगे माइक्रोबायल्स, एंटी माइक्रोबायल्स। कंप्लीट करो यहाँ तक तो।